नहीं होती, जिंदगी जिंदगी नहीं होती। भारत माँ की माटी में लाखों हीरे उपजाए हैं, ये हीरे भारत माता की सुत हैं और सुताए हैं। अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही, अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही। यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही, यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। नमस्कार गौरी जी। गौरी जी, हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आपकी परिचय की दो पंक्तियां हो जाएं। आपकी कविताओं के जरिए हमारे दर्शकों को ये पता चलता रहा है कि आप नैनीताल से ताल्लुक़ रखती हैं, तो कुछ अपने परिचय की पंक्तियां सुनाइए सबसे पहले। परिचय की बात आती है तो मेरे जहन में बस मेरी जो दिल से निकली थी पंक्तियाँ, तो मैं यही कहती थी कि ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पहले ये सुनो कि नैनीताल कैसा है। और उसी के साथ मैं शुरू करती थी कि बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। अच्छा मैम, ये कुछ बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, परवरिश कहाँ हुई, और नैनीताल से क्या रिश्ता है आपका? नैनीताल से सारा रिश्ता मेरा नैनीताल से ही आप मान सकते हैं, क्योंकि मेरा जन्म नैनीताल से ही में ही हुआ। और दूसरी बात, हालांकि मैं रहने वाली आजमगढ़ की हूँ, बनारसी बिटिया भी आप मुझे कह सकते हैं। बनारस और उत्तराखंड की, यूपी और उत्तराखंड की संस्कृति को साथ लेके मैं चल रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी यूपी के और हमारा जो जन्म था वो नैनीताल की, उत्तराखंड की संस्कृति की धरोहर में हुआ है। तो इसलिए बचपन से ही पालन पोषण सब कुछ नैनीताल में हुआ। और हालांकि मुझे मौसम भी जो सूट करता है वो नैनीताल का ही करता है। मैं गांव जाती थी तो अक्सर बीमार पड़ जाती थी, तो इसलिए धीरे धीरे गांव जाना मेरा बंद करा दिया गया, क्योंकि गांव गई नहीं कि बीमार पड़ जाती थी, वहाँ की गर्मी नहीं सूट कर पाती है। और नैनीताल मतलब एक ऐसा कुदरत का करिश्मा है नैनीताल, मेरा अपना नैनीताल, जो सच में ऐसी झील है जिसमें पूरा नैनीताल, पूरा सौंदर्य उस झील में दिखाई देता है। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, एक ऐसा शांत माहौल है हमारे पूरा उत्तराखंड में, जिसको अगर सच में देवभूमि का नाम दिया गया है तो गलत नहीं दिया गया है। प्रकृति का सौंदर्य है, देवता लोग वहाँ निवास करते हैं, और इसलिए शायद गौरी भी वहाँ पे खुश रहती है। मैं धन्य हुई कि मैंने नैनीताल में जन्म लिया, और जहाँ माँ नैना के नैन विराजमान हुए थे, और इसीलिए वहाँ पे एक सिद्धपीठ नैना देवी का मंदिर है। और ख़ासतौर पे नैनीताल के जो इष्ट देवी देवता हैं वो भी नंदा सुनंदा ही हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे नाना जी ने भी इसीलिए मेरा नाम गौरी रखा। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिस तरह से माँ दुर्गे को नारी शक्ति के रूप में पूजा जाता है, तो मैं भी नारी शक्ति के लिए ही कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छे उन्हें विचार दे पाऊँ, ताकि जो भी आज के दिन में नारियों के लिए कुरीतियाँ, बुराइयाँ या जो भी कुछ पैदा हो रहा है, पनप रहा है, या हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ जड़ से ख़त्म हो जाए, और नारी का जो स्वरूप हम लाना चाह रहे हैं दुनिया के सामने, वो सामने आ जाए। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? आप कैसे कविता के क्षेत्र में कैसे आ पाई? मेरे घर में कोई भी इस लाइन में नहीं है। मेरी शुरू से हॉबीज़ रही हैं सिंगिंग की, डांसिंग की और राइटिंग की। लेकिन मेरे मम्मी डैडी हमेशा से कहते थे कि मतलब मेरी ये जो क्रिएटिविटी थी इस पे हंसते रहते थे, मजाक बनाते थे, क्योंकि मैं बचपन में भी कुछ मुझे शिकायत भी करनी होती थी, तो मैं मम्मी से कविता के अंदाज में तुकबंदी काफिया मिला करके
टीचर ने आज डांटा है, मुझको यूं फटकारा है, मम्मी मेरी क्या गलती है, मुझसे क्यों ही चिढ़ती हैं, इस तरीके अच्छा, से। इस तरह से। तो मेरी मम्मी सीरियस ना लेके बल्कि हंसने लगती थी, क्या है ये, तू मेरे से मजाक कर रही है। मैंने कहा मम्मी मैं अपनी शिकायत बता रही हूँ, आप सुनती नहीं हो। मम्मी सच में मजाक में लेकर के कहते थे अच्छा सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब बहुत मैं अच्छा। अपनी शिकायत बता रही हूँ, मम्मी पापा कहते थे बहुत अच्छा बहुत लगा। खूब, क्या खूब और शिकायत की हाँ आपने, वही तो इसलिए। और मम्मी भी कभी डांट देती थी तो पापा से भी मैं ऐसे ही शिकायत करती थी कि मम्मी ने आज मुझे क्यों डांटा है, भला मेरा क्या कसूर, मुझसे हुई क्या भूल। इस तरीके से मैं काफिया तुकबंदी मिला करके बातें करती थी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बीएसएनएल में सरकारी जॉब में हैं। अच्छा। हालांकि अभी वो एक बहुत बड़ी मतलब उनका ऑपरेशन हुए थे, इस कारण वो घर पे हैं। अच्छा। तो इसलिए एक मौका भी मिला हमें उनकी सेवा करने का। और थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि पापा मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं शुरू से ही। मम्मी ने मुझे अगर घर के संस्कार दिए तो पापा ने मुझे बाहर की दुनिया दिखाई है। इसलिए मेरे लिए मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छा, आपकी अजीज हैं। स्कूलिंग कहाँ हुई है? स्कूलिंग मेरी नैनीताल में ही हुई है। वहीं के गर्ल्स कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ। और मेरा स्कूल टाइम भी बहुत अच्छा बीता है क्योंकि स्कूल में भी मेरी टीचर्स मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। गेम्स में भी मैं नंबर 1 रहती थी, चाहे कबड्डी हो बास्केटबॉल हो, सब में मैं फर्स्ट विनर रहती थी। और म्यूज़िक में भी आगे रहती थी। और सबसे खास बात ये थी कि मैं साइंस की स्टूडेंट थी। अच्छा। तो मेरे को ना म्यूज़िक सीखने के कारण मुझे अपने पीरियड गोल करने पड़ते थे। तो मेरी टीचर्स जो बायो की थी खास तौर पे, वो स्कूल में जाती थी और जब भी देखती थी कि उन्हीं के पीरियड से गौरी मिश्रा गायब है, तो वो बच्चों से कहती थी कि गौरी मिश्रा अगर डॉक्टर बन गई तो वो अपने पेशेंट से कहेगी आप लेट जाओ, मैं गा करके ठीक कर दूंगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं अच्छा, तो पड़ेगी। क्लास में भी आप गाती रहती थी? मतलब क्लास में बच्चों के बीच? म्यूजिक के कारण मैं अपने पीरियड गोल कर देती थी और म्यूजिक सीखने चली जाती थी। इतना लगाव था मुझे गीत संगीत से। अच्छा। तो इस कारण टीचर्स भी ना ये सोचते थे कि पता नहीं पास हो पाएगा या नहीं, लेकिन रिजल्ट जब आता था तो जो डेली पढ़ती रहती थी मेरी फ्रेंड्स, वो फेल हो जाती थी और मैं पास होकर के आगे बढ़ जाती थी। अच्छा, जो क्लास में आपके फ्रेंड्स थे लड़के लड़कियां, उनसे कैसी बनती थी? एक्चुअली मैं क्या गर्ल्स आप उनको भी कविता के स्टाइल में उनको उनसे डांटती थी या उनसे शिकायत करती थी या उनसे लड़ती थी? मैं गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ तो मैं सच बताऊँ मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरी टीचर्स रहीं। अच्छा। मेरी कोई फ्रेंड्स वैसी बनी नहीं पाती थी क्योंकि मेरे विचार अलग थे, मेरी बातें अलग थी। मेरी जो फ्रेंड्स थी जिनको मैं थोड़ा बहुत अपना कह सकती थी, मेरे साथ जो बैचमेट थी, मेरे साथ बैठती थी, मेरे साथ लंच करती थी, तो मैं उनसे यही कहती थी हर वक्त तुम पढ़ते रहते हो, तुम बोर नहीं हो जाते हो, कुछ तो नया क्या करो। क्योंकि मैं पढ़ती नहीं रहती थी, मैं अपनी स्टडीज सिर्फ घर में आके करती थी। स्कूल में मैं सिर्फ गेम, म्यूज़िक या जो टीचर्स ने पढ़ाया वही करती रहती थी। और वैसे तो जब टीचर्स पढ़ाती थी तो मैं सो जाती थी पीछे की सीट पे जाके। टीचर्स पर ये चाहती थी मैं आगे बैठूं, तो इसलिए मेरी बनती नहीं थी क्लास की लड़कियों से। वो ये कहती थी कि ये तो फेल हो जाएगी, ये पढ़ती नहीं है। लेकिन टीचर्स वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। मेरे को कोई भी अपनी मन की बात कहनी होती थी तो मैं टीचर्स से ही कहती थी। मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड्स मेरी टीचर्स रही हैं, चाहे वो म्यूज़िक की हो, गेम्स की हो या पढ़ाई की हो। मैं कभी टीचर्स से डरती नहीं थी। अच्छा। अपनी हर मन की बात मैंने अपनी टीचर्स से कही है। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रही थी, जब आप कॉलेज में पहुंची, तो एक होता है कि एक तो पेरेंट्स को जब बेटी घर में होती है, एक तो ये होता है कि वो उसकी शादी की चिंता होती है या फिर उसके करियर की चिंता होती है। तो आपके पेरेंट्स आपके करियर को लेके जैसे कहते हैं भाई, कभी कभी क्या कभी डांट पड़ी कि भाई अरे गौरी ये गाना वाना छोड़ो और ये कविताएं छोड़ो, जरा करियर के बारे में क्या तुम बनना चाहती हो? कभी ऐसा सवाल आया क्या परिवार में? हाँ, हमेशा। जब मैं शुरू में कॉलेज के टाइम पे मेरा मन हुआ कि मैं ये सब करूँ, मैंने कुछ क्षेत्रीय कुमाऊनी गढ़वाली एल्बम्स में एज अ एक्ट्रेस मेन लीड में काम भी किया है। अच्छा। तो ये सब करते वक्त भी घर से बहुत डांट पिटती थी। डांट क्या, मतलब कभी कभी मम्मी के थप्पड़ भी पड़ जाते थे। अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ रहा, जहाँ चाह वही रहा, तो ये सब बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बर्दाश्त करूँगी तभी मम्मी सुबह फिर प्यार से भेजेंगी भी। इसलिए शाम को मार खा के चुपचाप रो करके सो जाती थी। सुबह मम्मी तैयार करके फिर भेजती थी कि आज तुझे शूटिंग पे जाना है, चली जा, लेकिन फिर शाम को टाइम से घर आ जाना। तो मम्मी का विश्वास मैंने नहीं तोड़ा और मम्मी की मैंने धारणा बदली मम्मी पापा की। पापा मेरे ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि उन्होंने सारी जिम्मेदारी मम्मी के हाथ में दी थी। अच्छा। कि लड़कियों को क्या बनाना है, किस राह में, किस रूप रंग में ढालना है, ये तुम्हारे हाथ में है। तो मम्मी की चिंता क्या थी? जैसे आप जा रही हैं, एक्टिंग करने जा रही हैं, या सिंगिंग कर रही, किस तरह की उनको फिक्र हमारे होती है? भारत देश में ये एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग और ये राइटिंग, ये स्टेज का जो भी माहौल है, शायद कोई भी भारतीय परिवार पसंद नहीं करता है। पता नहीं क्यों ऐसी धारणा बनी हुई है
कि अगर बच्चा कहता है कि हमें उस फील्ड में जाना है तो एक पल के लिए माँ बाप का मन खटकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हाँ, कहीं लड़की भटक ना जाए। और दूसरी बात उन्हें ऐसा लगता है इसमें कोई करियर नहीं है, जब तक ग्लैमर है या जब तक रूप रंग है तब तक ही करियर है। इसलिए हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक ऐसी लाइन में सेटल हो जाए कि वो जिंदगी भर चाहे उसका रूप रंग सौंदर्य रहे या ना रहे, वो कमाता खाता रहे, हमारी ज़रूरत आगे तक ना पड़े, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी हम वहीं तक पूरा कर सकते हैं। तो ये धारणा हमें ही बदलनी पड़ी, हमें दिखाना पड़ा कि मम्मी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फील्ड ऐसा है कि इसमें अगर टैलेंट है तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। और देखिए अगर माँ शारदे ने लिखा है कि आगे आपको तरक्की करनी है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो धीरे धीरे मम्मी का दिमाग भी डाइवर्ट हुआ और वो खुद ही सपोर्ट करने लगी, क्योंकि कहीं भी जाती थी तो हाँ मतलब बचपन में फाइनेंशियली स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होने के कारण मतलब न्यूज़पेपर वगैरह नहीं हम लगा सकते थे। तो पड़ोस की जब कुछ लेडीज़ चिल्लाती थी, पापा दूध लेके आते थे कि मिश्रा जी बधाई हो आपकी बेटी का इंटरव्यू छपा है आज, आज आपकी बेटी की तारीफ छपी है पेपर में। तो पापा मम्मी बहुत खुश होते थे। और किसी कंपटीशन में, डांस कंपटीशन में अगर मैं फर्स्ट आई हूँ, सिंगिंग कंपटीशन में अगर फर्स्ट आई हूँ तो वो भी पेपर में छपता था, मेरी कविता छपती थी। तो पड़ोस के लोग जब तारीफ करते थे और पीठ थपथपाते थे मम्मी पापा की कि आपने कितनी अच्छी बेटी को जन्म दिया है कि आप इसे इतना मना करो फिर भी इतना कर लेती है, तो तब मम्मी लोग खुश होते थे। और धीरे धीरे इसी तरीके से दिमाग बदलता गया और अब तो खैर ऐसी स्थिति आ गई है कि मम्मी जब देखती हैं कि इतना मान सम्मान मुझे मिलता है आप लोगों के बीच में, मेरे जितने भी श्रोता हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे इतना मान सम्मान प्यार देते हैं, तो अपने आप मेरे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जहाँ पे माँ शारदे मुझे ले जाना चाह रही है मैं जाऊँ, वो भी ना रोके मुझे, और मेरे अंदर कोई कमी है अगर तो वो भी ना रोके, मैं उसको भी इम्प्रूव करके उस राह पे चलूँ और जिस काम के लिए मुझे भगवान ने इस धरती पे भेजा है उसे पूरा करूँ। अच्छा, ऐसी कोई कविता, मतलब आप सिंगिंग वगैरह तो एक्टिंग करती रही हैं, कोई ऐसी कविता जो आपने पहली बार सार्वजनिक मंच पर पढ़ी, जब बहुत सारे लोग सामने बैठे थे, बहुत बड़ी ऑडियंस थी, तो वो कविता क्या थी और वो लम्हा क्या था? जब क्या आपके मन में डर हुआ कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, घबराहट हुई, या बिल्कुल निडर जाके फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई और बस कविता पढ़ दी? बात ये थी कि स्टेज पे मेरे को बचपन से आदत थी कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की, हमेशा आदत रही थी कुछ अलग करने की। इसलिए जब भी सिंगिंग डांसिंग के कंपटीशन होते थे उसमें पार्टिसिपेट मम्मी से बिना पूछे कर लेती थी। बाद में जब वहाँ फॉर्म की फीस देने का नंबर आता था तब मम्मी के पास जाना पड़ता था। और सच बताऊँ तो घर वाले मना कर देते थे कि नहीं पार्टिसिपेट करना है, हमारी इतनी वो नहीं है कि हम इस जगह पैसे खर्च करें, तुम पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाओ वही काफ़ी है। तो जो मेरे प्रिंसिपल थे वो कहते थे बेटा हम तुझसे फीस नहीं लेंगे, तू पार्टिसिपेट कर ले। अच्छा। और तुझे जीत के दिखाना है। अच्छा। इसलिए मेरे टीचर्स हमेशा मेरे करीब बहुत रहे हैं और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरी किसी भी कंपटीशन की फीस होती थी तो वो लोग खुद ही उसको अरेंज करके कर देते थे। ऐसी कविता जो पहली बार अपने सार्वजनिक मंच पर सुनाई? सबसे पहले मैंने पापा के लिए कविता लिखी थी, लेकिन जो मंच पे सुनाई वो सुनाया मैंने अपना लिखा हुआ भजन। क्या था? जो वो भजन ऐसा था कि मेरी जो कविताएं होती हैं वो कठिन शब्दों में नहीं होती है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं लगातार शब्द, उन्हीं से जोड़ करके मैं कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ। तो अक्सर करके पेरेंट्स घर में जब नहीं रहते थे, हम ब्राह्मण कुल के हैं तो सुबह और शाम को हमारे वहाँ दिया बाती होता है, तभी हम लोग कुछ खाना खाते हैं। तो मम्मी लोग यही कभी बाहर जाते थे तो कहते थे कि बेटा दिया जला देना हमारे आने से पहले, शाम का टाइम हो जाएगा, हमें शायद आने में देर हो जाए, दिया जला देना। तो ये डेली का रूटीन बन गया था, कभी बाहर जा रहे होंगे तो वो यही कहना हो कि दिया जला देना, फ़ोन आ रहा है तो दिया जलाया कि नहीं जलाया। अच्छा। तो ये ना दिमाग में गूंजते गूंजते फिर ये भजन बना कि एक दिन सुबह सुबह के टाइम था, घर में सुंदर कांड का पाठ था, तो तब मैंने ये भजन उस दिन पहली बार गाया घर में। तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा भी मिली कि मुझे लिखना चाहिए। वहाँ उस दिन से मैंने गीत और भजन लिखने प्रारंभ किए। वो कुछ इस तरीके से था। दिया जला देना हरि जी, प्रभु जी हमारे मन में ज्ञान का दिया जला देना हो, दिया जला देना हरि जी, प्रभु जी हमारे मन में ज्ञान का दिया जला देना। बात जो हो बुरी कभी मन में ना पाए, तेरी भक्ति कभी दिल से ना जा पाए।
चला देना हरि जी, प्रभु जी हमारे मन में ज्ञान का दिया जला देना। कुछ ऐसा था। अच्छा, तो आपने जो भजन गाया तो अकेले गाया कि कोई सुन रहा था? सभी लोग सुन रहे थे, तो सब मतलब फैमिली के लोग? और खास तौर पे मैं उस वक्त, मम्मी मेरे कारण एक छोटा सा वो नुमाइश में मिलता था पियानो जैसा कुछ खरीद के लाई थी कि चल तेरे को शौक है इन सब चीज़ों का तो खरीद देते हैं। तो मैंने उसमें बजा करके बकायदा इसे गाया था। तो उनका क्या रिएक्शन था घर वालों का? उन्हें लगा ही नहीं कि ये मैंने बनाया है। अच्छा। उन्हें लगा कि कहीं से सुना है, पर मम्मी ने ये पूछा कि कहाँ से सुनने हैं भजन, सही से क्यों नहीं गाया। मैंने कहा मम्मी मैंने खुद लिखा है एकदम। अच्छा, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आपने लिखा है। अच्छा। हाँ, तो वो क्योंकि मेरे साथ साथ फिर जितने भी घर में लोग आए हुए थे वो सब भी दोहरा रहे थे ना इस भजन को। अच्छा। दिया जला देना, दिया जला देना। तो अच्छा, ये तो हुआ कि जो आपने घर में गाया जी, लेकिन एक ऐसा जो आपने मंच पे गाया। मंच पे भी यही भजन मैंने फिर सबसे पहले गाया। और वहाँ से मेरा आत्मविश्वास जगा कि क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छा आया, और ये भजन बकायदा रिकॉर्ड होने के लिए भी गया। एक साई भजन की सीडी एल्बम है, वो जल्दी मार्केट में भी आने वाली है। तो उसमें जब ये गया तो फिर वहाँ से मुझे कुछ ऑफर्स भी आए भजन लिखने के, तो मैंने कुछ भजन लिखे और जो काफ़ी अच्छे रहे, सक्सेसफुल रहे। स्टेज में आपने पहली बार जब भजन सुनाया तो आपको कोई डर या हिचक ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, डर था लेकिन जब कहते हैं ना श्रोताओं की तालियां आती हैं तो वो डर अपने आप निकल जाता है। पहली बार जब ताली आई तो उसके बाद डर खत्म हो जाता है। लेकिन आज भी मैं जब मंच पे जाती हूँ, शुरू शुरू में मेरे हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन जब पहली बार रिस्पॉन्स श्रोता का आ जाता है बहुत अच्छा, तो उसके बाद मेरे मन का सारा डर खत्म हो जाता है। अच्छा, कभी ये जब आप बड़ी हो रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, आप भजन गा रही थी, आप कविताएं गा रही थी, तो खुद को कभी आपको खुद पर डाउट हुआ कि नहीं मुझे कुछ और बनना चाहिए? ठीक है, ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है, बट करियर के लिहाज से मुझे टीचर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसा कभी कोई दो तरह के थॉट दिमाग में आए? मेरा सपना तो सच कहूँ तो डॉक्टर बनने का था। मैं डॉक्टर से भी ज़्यादा मेरा सपना था नर्स बनने का। मैं टीवी में देखती थी नर्स की जो ड्रेस होती थी वाइट कलर की, वो पहनने का, उस कारण मेरे अंदर क्रेज़ आया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। और शायद इसी कारण मैंने साइंस ली, जूलॉजी बॉटनी से मैंने बीएससी भी किया। और इवन मैंने नर्स की ट्रेनिंग इस हद तक कर ली थी कि मेरे पड़ोस में जितने भी ड्रेसिंग वगैरह या जो भी इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते थे डेली रूटीन के, वो मैं ही फिर लगाना शुरू कर चुकी थी। अच्छा। तो फ्री में लगा देती थी, और इवन मैं जब इंजेक्शन लगाती हूँ तो मैं आपको बता दूँ दर्द बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा। तो इसलिए मेरे मोहल्ले की जितनी भी लेडीज थी जिनको अगर डेली ब्लड के इंजेक्शन लगने थे या कुछ भी, तो वो मेरे से आके लगवा जाती थी, क्योंकि मैं पैसे लेती नहीं थी। मेरे को तो शौक था कि मेरे को ये सीखना है और आगे जाके यही बनना है। अच्छा। लेकिन किस्मत कहाँ ले जाए ये कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए ये सब काम भी चलता रहा साथ साथ। लेकिन इस तरफ ज़्यादा फोकस मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मंच अच्छे मिलते गए, मान सम्मान भी उतना ही ज़्यादा मिला, और बीच बीच में मैं सोशल वर्क भी करती रही और बच्चों को डांस भी सिखाया मैंने, म्यूज़िक भी सिखाया बच्चों को। तो मैंने जो भी मेरे मन में है मैंने सब चीज़ करी है, और इसीलिए मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से कि कभी मैंने खुद को रोका नहीं। एक्टिंग का भी बहुत मन था तो एक्टिंग भी मैंने की है, सिंगिंग का मन था, सिंगिंग भी मैंने की है। जितने भी प्रिंट मीडिया होते थे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, उनके जितने भी इवेंट है मैंने इवेंट मैनेजमेंट भी किया है। अच्छा। और नर्सिंग भी मैंने की। मेरे कॉलेज में हेपेटाइटिस भी जितने भी कैंप लगते थे तो मैं ही इंजेक्शन उसमें लगाती थी एज ए नर्स होने के नाते, और मुझे अच्छा भी लगता था कि मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ पेशेंट्स को। तो एक वो सपना पूरा हो जाता था कहीं ना कहीं कि हाँ चलो जो कसक है मन में वो पूरी हो चुकी है। बेशक हम वहाँ पहुँच के वो काम नहीं कर पाए, लेकिन कहीं भी भगवान ने अगर मौका दिया है तो हमें थैंक्स कहना चाहिए। कभी कोई जब आप कविताएं सुना रही थी, आपने मंचों पे जाना शुरू किया, कहीं कोई टर्निंग पॉइंट आया जब आपने सोचा कि नहीं अब ये मुझे कवित्री के रूप में ही काम करना है और मतलब ये बेस्ट मेरे लिए ऑप्शन है? कभी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जब आप बहुत बड़े कवि सम्मेलन में गई, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो आपने कहा कि नहीं यही मेरी मंजिल, ऐसा कोई? एक्चुअली जब आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी जो तारक मेहता में आते हैं, तो उनके साथ जब मेरा कवि सम्मेलन हुआ और पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी के साथ जब मेरे कवि सम्मेलन हुए, तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद मुझे इसी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैंने अभी भी अपने आप को बांध के नहीं रखा है। मेरा ये मानना है आगे भी कोई अच्छा और मुकाम मिला तो वो भी मैं करूँगी। कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए उम्र हमें इस चीज़ के लिए बांध नहीं सकती है कि हम ये काम करें या ये काम ना करें। जब तक हमें जो मौका मिल रहा है, जो रास्ता मिल रहा है, हमें उस पर चलना चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बस ये है मेरा मानना। जो आप इतने
आप पूरे देश में कार्यक्रम करती हैं, बहुत बड़े बड़े मंचों पे जाती हैं, कहीं कोई ऐसा लम्हा जब क्योंकि अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है, कहीं कोई कहीं बहुत तारीफ मिलती है, कहीं कोई एम्बैरेसमेंट हो गया या लोगों ने हूटिंग कर दी है, ऐसा भी कभी कोई लम्हा आया जब आपको बुरा लगा, जब आप हर्ट हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मेरे को कहती है कि मैं अगर मंच पे खड़ी भी हो जाती तो मेरे को चिढ़ाते हैं कि मेरे को कविता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि हूटिंग नहीं हुई, बस ये हो जाता है कि अगर कहीं के श्रोता ऐसे हैं कि जो नहीं कविताओं को पसंद करें, शुद्ध कविताओं को, तो वो चुपचाप सुन लेते हैं, हूटिंग नहीं करते, बस चुपचाप सुनते रहते हैं कि हाँ चलने दो। लेकिन वहाँ से मैं रिस्पॉन्स समझ जाती हूँ, इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, मैं अपना पढ़ करके बैठ जाती हूँ। अच्छा। बस टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है हर जगह की पब्लिक अलग होती है, हर जगह के श्रोता अलग होते हैं। कभी जब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाते हैं, यंग ऑडियंस होती है कि जैसे मैं अपने यंग ऑडियंस की तरफ से आपसे पूछती हूँ, जैसे अभी आप यंग हैं, खूबसूरत हैं, आप कविताएं भी बहुत खूबसूरत सुनाती हैं और आप देखने में भी बहुत खूबसूरत है, तो दर्शकों की तरफ से मैं पूछती हूँ कि आपको देखें कि आपको सुने? नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है देखना भी तो आप देखिए, लेकिन मैं सुनाने के लिए आई हूँ तो आप मुझे सुनिए और सच्चे दिल से सुनिए, क्योंकि मेरी जो बातें हैं वो दिल से सुनने के लिए हैं। तो जो दिल से सुनेगा उसी के दिल में उतरूंगी मैं, जो दिल से नहीं सुनेगा बारी बार होंगे फिर मैं। तो यही है बस। और जो मेरी पहचान है गीतों की, वो मेरे उत्तराखंड के गीत से ही मुझे मिली है, इसलिए जब भी मैं मंच पे जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने उत्तराखंड की संस्कृति से हर किसी को रूबरू कराऊँ। तो अच्छा, आपकी सबसे फेवरेट कविता कौन सी जो आपको सुनाने में मजा आता है? मेरी फेवरेट कविता वो गीत है मेरा रिमझिम सावन का गीत है, क्योंकि प्यार का सावन कहते हैं वो कभी नहीं जाता है, मौसम का सावन तो आता जाता रहता है, और वो मेरे उत्तराखंड की खूबसूरती को भी दिखाता है, इसलिए वही मेरा एक प्रतिनिधि गीत है, वही मेरी पहचान भी है और उसी को मैं हर जगह सुनाती हूँ। कुछ पंक्तियां सुनाइए आप। रिमझिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिमझिम सावन में, भीगे सपने भीगी यादें भीगा ये तन मन। रिमझिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिमझिम सावन में। अब इसके पहले बंद से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैंने इसमें उत्तराखंड के कुमाऊं की खूबसूरती को दर्शा रखा है। आप सुनिएगा। रानी खेत से निकली रानी अल्मोड़ा ये कह निकला, काजल की आंखों का काजल फिर पानी में बह निकला। इसमें जो काजल शब्द है वो मेरा ही नाम है, मेरा निकनेम काजल है। मेरे जो मामा जी थे, मेरी आंखों के कारण वो मुझे कज्जो काजल ऐसे करके बुलाते थे, तो मैंने इस बंद में उस काजल के शब्द को प्रयोग किया है अपने ही नाम का। चलिए, हमारे दर्शकों के नई जानकारी है। हाँ, कि जो गौरी जी उनका निकनेम काजल है। तो ऐसे था कि रानी खेत से निकली रानी अल्मोड़ा ये कह निकला, काजल की आंखों का काजल फिर पानी में बह निकला, हल्द्वानी की बिजली चमकी चौंक गया मौसम। रिमझिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिमझिम सावन में। देव भूमिका कोना कोना देखो माला माल बना, जब गौरी ने नैना खोले तब ये नैनीताल बना। ऊंची नीची सड़कों के संग धड़के धक धड़कन, रिमझिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिमझिम सावन में। बहुत अच्छा, जो आप इतनी खूबसूरत अल्फाज यूज़ करती हैं, आपकी आवाज़ तो है ही खूबसूरत, तो ये कौन सा वो समय होता है कि या वो कौन सी जगह होती है जब इतने खूबसूरत ख्याल आपके दिमाग में आते हैं? अब मैं बताऊं तो मुझे अब तो वो समय जगह मिलती नहीं है, लेकिन हाँ जब भी मैं सच कहूँ तो जब भी मैं कहीं खो जाती हूँ, मुझे अक्सर करके जो ये जंगल होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जंगल में खाली बैठना, अकेले बैठना। मैं शूटिंग्स में भी कभी जाती थी तो मैं सबसे अलग होके थोड़ी देर के लिए टाइम लेके ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चली जाती थी, वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाती थी और सोचती रहती थी, तो दिमाग में ऐसे ख्याल आते रहते थे। और कहते हैं ना, अच्छी जगह पे बैठोगे तो अच्छे ख्याल ही आएंगे, तो वही होता था, अच्छे ख्याल आते थे। और मेरे को जब भी ख्याल आते तो कोई ऐसी पर्टिकुलर डायरी नहीं है मेरे पास कि मैं उसमें लिख लूँ।
मोबाइल का कोई कार्ड है उसके पीछे लिख लिया, कोई विजिटिंग कार्ड है उसके पीछे लिख लिया। इसलिए मेरे पास ना कूड़ा कचरा बहुत रहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने किस जगह क्या लिख के रखा है और वो मेरे कब कहाँ काम आ जाए। अच्छा। इसलिए बहुत घर में मेरे सामान फालतू का पड़ा रहता है। अच्छा, आप इतने ऑल ओवर इंडिया आप घूमती रहती हैं, बहुत जगह आपके शोज़ होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, और जाहिर सी बात है हमारे चैनल से ही पता चलता है कि आपको लाखों लोग सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी सार्वजनिक मंच में कविता सुनाने गई और कोई एकदम से आ गया ऑफर करके कि मतलब मैं गौरी जी, कोई बहुत ही पागल फैन आपके सामने आ गया, ऐसा किसी ने इजहार किया? आते रहते हैं, आते रहते हैं। कई लोग गिफ्ट्स भी लेकर के आ जाते हैं और अच्छा। फोटो खिंचाने की तो लाइन ही लगी रहती है। लेकिन यही है कि ये आशीर्वाद है कि अब नेम फेम है इस फील्ड में तो अच्छा भी लगता है। और ज़्यादा अति हो जाती है तो फिर वही सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, फिर हमें सुरक्षित ले जाते हैं हमें गाड़ी तक। अच्छा। तो खैर ये तो ऐसा हो जाता है, नॉर्मल बात है, नॉर्मल इसमें बात है। कोई बुरी बात नहीं है। और अभी हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप चल रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा कहीं भी कुछ ऐसा ओछापना नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, ठीक ठाक है और इसको भी झेलना चाहिए, राइट। क्योंकि ये ज़रूरी है और इससे हमें दिखता है कि लोग किस हद तक नहीं, हमें क्योंकि आपकी चाहते हैं। कविताओं में प्रेम का इजहार होता है, प्यार का इजहार होता है, तो जाहिर सी बात है कभी कोई किसी ने आपसे बिल्कुल आपकी कविताएं सुन के एकदम प्रेम का इजहार कर दिया हो, ऐसा इसलिए कोई? नहीं, मैं सच कहूँ इसीलिए मैं फेसबुक और व्हाट्सअप बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं फेसबुक पे अपनी सिर्फ पोस्ट अपडेट करती हूँ ताकि जो मेरे फैंस हैं जो मुझे पर्सनली शिकायत करते हैं कि आप हमें बताती नहीं है कि आप कहाँ आ रही हैं, हम भी सुनने आते, हमारे शहर में आप आई पता नहीं चला, तो इसलिए मैं पर्सनली किसी को नहीं कह सकती कि आप वहाँ जाइए। मैं फेसबुक पे अपनी हर एक पोस्ट डालती हूँ इवेंट्स के बारे में जानकारी कि देती आज हैं। मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग आइएगा, या आज मेरा ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, ताकि देख सके। और कोई यूट्यूब पे आप लोग के थ्रू मेरा कोई वीडियो भी आता है तो वो भी मैं शेयर करती हूँ। लेकिन मैसेंजर पे मैं नहीं जा सकती क्योंकि इतने डेली के मैसेज रहते हैं कि वही सब उसमें भरे रहते हैं, ये ऑफर्स वगैरह से और प्रोग्राम्स वगैरह से, तो उसमें कुछ ज़रूरी मैसेजेस भी होते हैं तो वो भी इसी कारण छूट जाते हैं। आपने कहा कि आप अपने पापा के काफ़ी करीब हैं, तो कोई पापा के लिए आपने कविता लिखी है क्या? पापा के लिए मैंने लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन अभी ये है कि मुझे याद नहीं है वो। अगर कोई याद हो तो पापा के लिए 2 कविताएं सुनाइए, क्योंकि आप जो हैं वो मतलब बेटियों को रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ, तो बेटी के ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा है। वही मतलब बेटी अपने पिता से क्या कहना चाहती है, अगर आप कहेंगी तो शायद देश की तमाम बेटियों को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बचपन में जो सबसे पहले पापा के लिए लिखी थी वो कुछ ऐसी थी कविता, मुझे हल्की सी याद है कि दुनिया में है सबसे प्यारे सबसे न्यारे मेरे पापा, कभी ना मुझको आंख दिखाते मेरे प्यारे न्यारे पापा, मेरे लिए सबसे लड़ जाते मेरे प्यारे न्यारे पापा, मम्मी को भी आंख दिखाते मेरे प्यारे न्यारे पापा, गलती में साथी बन जाते मेरे प्यारे न्यारे पापा, दुनिया में है सबसे प्यारे मेरे प्यारे न्यारे पापा। ये मेरे शुरू के शब्द थे और मैंने सच में ये पापा को कभी सुनाए नहीं, लेकिन मेरे आज जब पापा कभी घर में सफाई वगैरह करते हैं, मेरे पापा मम्मी को अचानक से मिल गई थी मेरी ऐसी कोई रचना की एक किताब, तो उस दिन मेरी मम्मी बताते कि मेरे पापा बहुत रोए थे ये देख के कि इतना मेरी बेटी मुझे अच्छा लिखा है मेरे बारे में। और आज वो जब देखते हैं कि मैं मंच पे इतना अच्छा पढ़ती हूँ बोलती हूँ तो उन्हें लगता है कि ये बचपन से यही सब हमें बताने की कोशिश करती थी और हम लोग इसको मजाक में टाल देते थे। तो ये बात है। और बाकी बेटी के लिए मैंने जो लिखा है, बेटी के ऊपर सबसे पहले मैंने एक रचना लिखी थी कि प्यार ही प्यार बस प्यार है बेटियां, सृष्टि का मूल आधार है बेटियां, जन्म से पहले इनको न मारो सभी, वत्सला मूर्त साकार है बेटियां, प्यार ही प्यार बस प्यार है बेटियां। ये सबसे पहले मैंने लिखी थी बेटी के ऊपर। उसके बाद मैंने कई रचनाएं लिखी जैसे कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबू ही कहती ज़माने से, जहाँ पर बेटियाँ होती वहीं पर स्वर्ग होता है। अच्छा, आपने एक नोटबंदी पे भी कोई कविता लिखी है? हाँ, उसकी 4 लाइनें सुनाई, क्योंकि इस समय देश में नोटबंदी का मौसम है। बहुत अचानक से वो मैंने पंक्तियाँ लिखी थी। आप ही की तरह कोई थे आदरणीय, वो आ गए थे इंटरव्यू लेने, तो उस वक्त मुझे अचानक से लिखनी पड़ी थी। कुछ इस तरीके से है, उसमें मैंने थोड़ा सा अपना श्रृंगार भी मिश्रित करने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरीके से कि
डूब रहा है हाउस बोट बना दूं मैं, अरे वोट नहीं है तेरा वोट बना दूं मैं, कल तक थी औकात हजारों की तेरी, आजा तुझको 100 का नोट बना दूं मैं, डूब रहा है हाउस बोट बना दूं मैं। और एक मैंने कुछ इस तरीके से लिखी थी कि गजल बन कर के जो हमदम मैं तेरे होठ से लिपटी, लगा तेरे कलेजे की मैं हर एक चोट से लिपटी। और मैंने ये दिखाने की कोशिश की है अपने इस मुक्तक की पंक्तियों में कि हजारी नोटों की क्या औकात हो गई है। तो उसमें लिखा है मैंने कि गजल बन कर के जो हमदम मैं तेरे होठ से लिपटी, लगा तेरे कलेजे की मैं हर एक चोट से लिपटी, हजारी नोट के बंडल को तकिए की तरह रख कर, जो तेरी याद आई तो मैं 100 के नोट से लिपटी। इस तरीके से मैंने श्रृंगार को और नोटबंदी को जोड़ करके लिखा है जी। अच्छा, जो आज के युवा हैं जो कविता लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी, जो कविता को अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्योंकि एक जैसे युवाओं में एक तो ये कि भाई अंग्रेजी का बहुत क्रेज है, नो डाउट अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बोलना चाहिए, लेकिन हिंदी काव्य का क्या क्षेत्र है, क्या बाजार है, करियर के लिहाज से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो युवा हिंदी लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मेरा ये कहना है कि करियर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जो ये साहित्य का क्षेत्र है बहुत तरक्की कर चुका है। इसमें अच्छा है अगर हम सही तरीके से अपने काव्य प्रतिभा को निखारते हुए, कुछ नियम शर्तें कानून कायदे भी हैं उनको ध्यान में रखते हुए, अगर मंचों पे सही तरीके से प्रस्तुति देते हुए अपने लेखन को सही ढंग से दुनिया में एक संदेश के तौर पे अपना लेखन हम लिखते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा करियर है इसमें। क्योंकि हमारे काव्य जगत के जितने भी श्रेष्ठ रचनाकार रहे हैं, जैसे कि आदरणीय कुमार विश्वास जी, शैलेश लोढ़ा जी, इन सब ने एक ऐसी ऊंचाई दी है साहित्य के क्षेत्र को कि इसमें फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत अच्छा हो चुका है इसमें, और साथ ही साथ नेम फेम भी बहुत अच्छा हो गया है, ग्लैमरस के हिसाब से भी बहुत अच्छा हो चुका है, और हिंदी एक ग्रोइंग लैंग्वेज है। बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें अब हास्य भी जुड़ चुका है, तो आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र दुबे जी हैं, कई ऐसे हास्य कवि हैं जिनकी वजह से इस मंच को एक नई दिशा मिली है। और जितने भी लोग थोड़ा सा कॉमेडी से रिलेटेड अपनी रचनाएं लिखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो श्रोता है उनको भी कुछ नया सुनने को मिल रहा है, और हर कोई एंटरटेनमेंट चाहता है। तो करियर के हिसाब से अभी एक अच्छा फील्ड हो चुका है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप हिंदी साहित्य को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, एक संदेशात्मक तौर पे आप इसमें रुचि रखते हैं, तो हमें खुद को भी हिंदी अपनानी पड़ेगी। ये नहीं कि हम सिर्फ मंच पे जा रहे हैं तो हम हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अगर किसी के सामने भी हैं, अगर हम एज अ पोएट, अगर हम कवि भी हैं, तो 4 लोग के सामने एक कवि के तरीके से अगर हम प्रेजेंट हो रहे हैं तो हमें उनके सामने भी हिंदी का ही बखान करना है, हिंदी में ही अपनी बात को रखना पड़ेगा ताकि हमारी हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। अंग्रेजी देखिए आज हर किसी की जुबान पे चढ़ी हुई है, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में बात करे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और जिस तरह से सफाई अभियान हुआ है उस तरह से मेरे ख्याल से अंग्रेजी हटाओ अभियान भी चलाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर बढ़ावा देना है सच में हिंदी की पद्धति को, हिंदी की सभ्यता को या हिंदी की संस्कृति को, तो हमें इस तरह के अभियान भी चलाने चाहिए कि आपको पर्टिकुलर इस जगह तो हिंदी बोलनी ही बोलनी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने हर एक प्रोग्राम की वीडियो आप तक पहुंचाऊं तो बस यही एक वो मंच है, यही एक वो चैनल है जिसके द्वारा आप लोग मेरी हर एक कविता, हर एक रचना को सुन सकते हैं, कभी कभी लाइव भी सुन सकते हैं, और मेरे हर प्रोग्राम की वीडियो आप इसी चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो जितना हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें इस चैनल को।